नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। दिल्ली में कोचिंग संस्थान में 3 बच्चों की मौत हो गई, उसमें एक बिहार का भी। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ बच्चे जाते हैं, देश भर के बच्चे जाते हैं और उनको वो व्यवस्था नहीं मिल पाती है और वो मौत के कगार पे पहुँच जाते हैं। लेकिन क्योंकि उन्हें आगे बढ़ना होता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई और अपने अलग-अलग क्षेत्र में बढ़ना चाहता है, उनके माता-पिता वहाँ भेजते हैं और माता-पिता की उम्मीद के साथ-साथ तो खुद भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, इसलिए बहुत सारी परेशानियों को झेलते हुए वो अलग-अलग शहरों में जाते हैं। बिहार के बच्चे कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बाकी दूसरे प्रदेश में जाते हैं। लेकिन दिल्ली की जो घटना हुई है उसके बाद एक बार मजबूर कर दिया है लोगों को सोचने के लिए कि क्या वो बच्चे जो भेज रहे हैं बाहर में पढ़ने के लिए अपने बच्चों को, क्या वास्तविक में उनके बच्चे सुरक्षित हैं कि नहीं है। और बच्चे भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि जिस परिस्थिति में वो रह के पढ़ रहे हैं, क्या वास्तविक में उनका यहाँ रहना जीवन से खिलवाड़ करना तो नहीं है। इसी टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं। आज हम हैं विद्यापीठ कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर कहिए या फिर सर्वे सर्वा कहिए, मुखलाल सिंह एम के सिंह भी हैं और काफ़ी इन्हें तजुर्बा भी है, कोचिंग संस्थान चला भी रहे हैं। सर, आपका न्यूज पर हेडलाइंस में स्वागत। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे, एक नया बहस शुरू हो गया है। दिल्ली में जो घटना हुई है उसके बाद बिहार सरकार की नींद खुली है और बिहार में भी लाखों बच्चे हैं जो कि बाहर से आकर रह रहे हैं और पढ़ रहे हैं कोचिंग संस्थान में। और एक एक कोचिंग संस्थान में सैकड़ों और हजारों की संख्या में बच्चे हैं। लेकिन कहीं न कहीं व्यवस्था पे सवाल उठा है। दिल्ली में जो घटनाएँ हुई है, इसको लेकर सरकार सजग हुई। आप भी कोचिंग संस्थान चला रहे हैं। आप इस पहल को या फिर इस घटना को कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो पहली बात है कि हम लोग भारत देश में रहते हैं। भारत एक गरीब देश है और उसमें भी बिहार राज्य, बिहार और भी गरीब है। अब गरीब जगह में तो लोगों की व्यवस्थाएं कम होती हैं। बस पे ऊपर छत पे बैठना सेफ है क्या? नहीं, वो चलते हैं फिर भी बिहार में। ट्रेन पे छत पे बैठना सेफ है क्या? नहीं। ये सब गरीबी का परिणाम है। कभी सुनते होंगे नाव डूब जाता है, ज्यादा लोग सवार हो गए। गरीबी है, क्या करेगा आदमी? उसको नदी पार होना है, कोई व्यवस्था नहीं है तो पार ही होगा। वैसे ही कोचिंग संस्थान है। कोचिंग संस्थान चलाने वाले कौन लोग हैं? ज़्यादातर वही लोग हैं जिन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा किया, अपना क्लासरूम बनाया, जैसे तैसे करके वो एक जीरो से शुरुआत की। कोई इन्वेस्टर तो है नहीं, कोई सरकारी मदद तो है नहीं, तो जैसे भी करके वो क्लासरूम अरेंज करते हैं और चलाते हैं। एक एक क्लास में अब टीचर तो बहुत, कोई बहुत फेमस टीचर हो गया, उनके पास लाखों लोग पहुंचने लगे, तो एक क्लासरूम में 400 लोग, 800 लोग। ये सब एथिकल तो है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मजबूरी, जो बच्चा पढ़ने आ रहा है, अब उसको पढ़ाने वाला टीचर अगर 5 लाख 4 लाख महीने का है तो कितने, अगर वो 20 बच्चों का 40 बच्चों का क्लास चलाएगा तो एक बच्चे से 5 लाख रुपए का फी लेगा। कोई देगा क्या? नहीं देगा। तो फिर क्या करते हैं कि 400 बच्चों का क्लास चलाते हैं। अब 400 बच्चों का क्लास चलाएंगे, दुर्घटना तो घटेगी। अब दुर्घटना घटने के बाद जो सरकार वहां छानबीन करती है, एक तरीके का ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता, सच पूछे तो। जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, ऐसी व्यवस्था है, किसी का जीवन सेफ है क्या? आप सड़क पे चल रहे हैं, कौन धक्का मारता है कुछ पता है क्या? बाइक पे ट्रिपलिंग लोगों को करना मजबूरी होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। हम लोग ऐसा राज्य में ही रहते हैं, ऐसा देश में ही रहते हैं। अब घटना घट गई। अब चूंकि सरकार के कर्मी तो पावरफुल है, उनका एक तंत्र है, पुलिस है, उनके पास जो मनसो कर सकते हैं। अगर अभी किसी को बढ़िया बहस करना है तो सरकार के कुछ कर्मचारी आए, कोचिंग के कुछ लोग आए, बाकी जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो इकट्ठा हो, एक बहस करें। तो थोड़ा तानाशाही जैसा भी मुझे लगता है। अगर एक घटना घट गई, मान लीजिए कि आज वो पानी भर गया बेसमेंट में, तो लोग कह रहे हैं कि बेसमेंट में कोचिंग कैसे चलता है? अनऑथोराइज्ड है। पूरा भारत अनऑथोराइज्ड है। भारत में अभी भी अगर 30 लाख करोड़ का बजट है तो 50% अभी भी चोरी होता है। अनऑथोराइज्ड 15 लाख करोड़ रुपए का चोरी होता है भारत में। सारे पॉलिटिशियंस वैसे ही है। तो ये सब बातें बेसिकली, अब उनका ताकत है, चूंकि वो उनके पास एसडीएम है, उनके पास डीएम है, उनके पास पुलिस फोर्स है, वो कुछ भी चेक कर सकते हैं। अब चेक करके उनका जो उनका फैसला होगा लोगों को मानना पड़ेगा। अभी बिल्डिंग में अर्थक्वेक ही आ जाता तो क्या कर लेते? बिल्डिंग ही गिर जाती तो क्या कर लेते? बहुत सारा ऐसा जगह आप देखेंगे जहां पे पुल क्षतिग्रस्त है, वो पुल ढह जाएगा, वो पुराना पुल है। तो थोड़ा ऐसा गरीबी का परिणाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे डंडा चलाती है, ये थोड़ा तानाशाही है और कोई कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उनका तंत्र मजबूत है। और हम और आप तो कॉमन मैन है, इसी पे कोई आंदोलन छेड़ेगा तो फिर वो लोग दुबक जाएंगे।
आंदोलन नहीं छेड़ेगा तो तानाशाह बनेंगे। उनके पास अभी 20 लोगों का पुलिस आ सकता है, 4 गाड़ी से एसडीएम आ सकते हैं, कोई डीएम आ सकते हैं। एसडीएम हो, डीएम हो, पुलिस, वो भी तो कोई ना कोई आम आदमी रहता है। वो अपना पढ़ाई किया था तो उसको याद नहीं होगा कैसा वो पढ़ाई किया था, किस स्कूल में पढ़ा था। हम तो उस स्कूल में पढ़े थे जहां पे तो बैठने को जगह नहीं था, पेड़ के नीचे पढ़ते थे। ऑथोराइज्ड है क्या? उससे तो सेफ था जो बेसमेंट में वो लोग पढ़ाई कर रहे थे। अब क्या घटना हुई, क्या दुर्घटना हुई, आप सुनते होंगे कहीं पे आग लग जाता है तो आग लग जाने पे पूरे फायर सेफ्टी वाले एकदम एक्टिव हो जाएंगे। वो तंत्र का भी एक दोष है। तो मैं तो इस चीज को ऐसे लेता हूँ कि एक हादसा है और कहीं भी हो सकता है, और अगर किसी को ये सब ठीक करना है तो उसे बहुत मूलभूत ढांचे पे काम करना। क्या सरकार 40,000 करोड़ रुपए खर्च करती है बिहार में शिक्षा पे? 40,000 करोड़ में वो 10,000 करोड़ रुपए कोचिंग पे नहीं खर्च कर सकती? अभी पटना से सटे हुए किसी इलाके में 100 एकड़ जमीन एक्वायर करते, बढ़िया शानदार क्लासरूम बना देते, और क्या जो कोचिंग चलाने वाले कहीं दूसरे जगह के लोग नहीं है? कोई पढ़ाने वाले को अगर आप 1 लाख महीने देने को तैयार हैं, साइंस कॉलेज के प्रोफेसर को 2 लाख देने को तैयार हैं, बीएन कॉलेज के प्रोफेसर को 2 लाख देने को तैयार हैं, पटना में कम से कम 200 आईआईटी ग्रेजुएट होंगे, क्या उनको साइंस नहीं आता है? खूब साइंस आता है, पर उनकी व्यवस्था उनको खुद करना है। उनके हिसाब, उनके पैरामीटर पे कोई फिट नहीं बैठता है, उनका पैरामीटर सिस्टम ध्वस्त है, प्रोफेसर चुनने का तरीका, टीचर चुनने का तरीका। तो लोग अपनी व्यवस्था करते हैं, सरकार उसमें योगदान नहीं करेगी। सरकार उसमें अपना, और कुछ ऐसा नहीं कि सरकार इससे कुछ चेंज कर देगी। वो 2-4 दिन का उनका एक एक्टिविटी है जिससे उनको थोड़ा, कोई उनको खराब ना बोले, वो अपना तंत्र का इस्तेमाल करेंगे। मे भी इस बीच कुछ थोड़ा लोगों को सता भी लेंगे। अब क्या कर सकते हैं, ऐसा है। और मैं खुलेआम कैमरे पे ऐसा बोल रहा हूं, पर पता नहीं मुझे भी ऐसा बोलना सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है मेरे कैरियर से रिलेटेड। तो इस तरीके के प्रदेश में रहते हैं हम लोग, इस तरीके के देश में रहते हैं। अब यहाँ पे जो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है, तो कोई इथिक्स की तो बात बहुत दूर दूर तक नजर नहीं आता है। नहीं तो लगता है कि बच्चों की जो जान जो है उसको जोखिम में जो डाला गया है, चाहे जाता है जिस परिस्थिति में जाए, उसको सुधारा जा सकता है कि वैसी स्थिति वैसी नौबत नहीं है। बच्चों की जान जोखिम में तो है ही। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हम लोग छत पे सोते थे, और छत पे सीढ़ी नहीं था, हम लोग कैसे चढ़ते थे छत पे? वो जो दीवार के से जो ईंट निकला हुआ रहता है दूसरे दीवार को जोड़ने के लिए, उस पे करके हम लोग छत पे चढ़ जाते थे। छत पे कोई बाउंड्री नहीं, और छत पे रात भर सोते थे। क्यों? क्योंकि वो छत पे सोना नीचे जमीन पे बिना हवा में गर्मी से सोने से बेहतर था। तो हर इंसान अपना कंफर्ट तो ढूंढेगा। अब कितना असुरक्षित था, एक बालक छत पे चढ़ गया हो। कितने साल का बालक, मैं सब बता रहा हूं तब का जब मैं 12-13 साल का था। छत पे चढ़ गया हो, वो ईंट के सहारे चढ़ा हो, छड़ निकला हुआ चारों तरफ से, छत पे कोई बाउंड्री नहीं है, और वहां पे सोना पड़ा। वैसे ही व्यवस्था नहीं होने से लोगों को पढ़ना पड़ता है। अब टीचर अपने हिसाब से व्यवस्था करता है, बीच में दुर्घटनाएं घटती है। अब ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना बिल्कुल ही ठीक नहीं है। टीचर्स को भी अपना कोचिंग में सुधार करना चाहिए। और सुधार कैसे करेगा वो? अगर इस सब दिन, इस घटना को घटने से पहले अगर तंत्र के अधिकारी उस चीजों को, पैरामीटर, रूल तो पहले से बना हुआ है, रूल का चेक पॉइंट वो तो करते नहीं, जब दुर्घटना घटती है तो अपना अटेंडेंस देते हैं। वो भी क्या करें, सरकारी तंत्र ऐसा है कि सारे पॉलिटिशियंस का क्या मंशा है, अधिकारियों का क्या मंशा है, पोस्टिंग का क्या मंशा है, ऐसा उनका चलता है। तो क्या करेंगे वो? बस अभी भी 2-3 दिन आप सुनेंगे कुछ करेंगे, वो 2-3 दिन के बाद शांत हो जाएंगे। अच्छा, उस मुझे भी लगता है कि बच्चों जब कोई कोचिंग में एडमिशन लेता है तो वो पहले से पता कर लेता है अपने साथियों के संग हवाले से, चाहे जिस भी हवाले से, कि वहाँ क्या व्यवस्था है, और सब कुछ जानते समझते हुए वहाँ एडमिशन लेता है। तो व्यवस्था तो आप सोचिए ना, जो लड़का वहां पे एडमिशन लेने गया है उसका फाइनेंशियल स्थिति देखिए। ज्यादातर वो भी बस, कम से कम में चाहता है कि मेरा। ज्यादातर बच्चे तो पटना से या फिर बिहार से दिल्ली अगर कोई गया है पढ़ने के लिए तो टिकट नहीं रिजर्व करा सकते, जनरल कैटेगरी में डब्बे में सो के जाते हैं। वहां पे उनका क्लासरूम कम से कम एयर कंडीशन है, बैठने को बेंच है, जमीन पे टाइल्स लगा हुआ है। तो जिस फाइनेंशियल स्थिति में वो थे उनसे 10 गुना बेटर फाइनेंशियल स्टेटस का और इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे उपलब्ध था, भले ही वो गवर्नमेंट के पैरामीटर को फुलफिल नहीं करता हो। लेकिन एक आदमी जो झोपड़ी में रहता है उसको आप एक सीमेंटेड फ्लोर बना हुआ बिल्डिंग में ले जाएंगे तो उसको तो अच्छा लगेगा ना। तो वहां पे जो पढ़ने गए हैं बच्चे वो किस कैटेगरी के हैं?
थोड़े नीचे बैकग्राउंड के हैं, गरीबी इस स्थिति में है, तो उनको तो अच्छा लगता है। उनको तो किस तरीके से जोड़ जाड़ के सोचते हैं कि इस कोचिंग में हम पढ़ाई कर लें, और जोड़ जाड़ के वो पढ़ाई करते हैं। और घटनाएं आज से वो लोग कोचिंग चला रहे हैं। कल ही मैंने एक टीचर का इंटरव्यू सुना, वो बोले कि 2-3 साल पहले एक टीचर का दम घुट गया था क्लास में। 400-500 बच्चे बैठे थे और वो भी बेसमेंट में ही क्लास चल रहा था। एक टीचर का दम घुट गया था और कुछ बीमारी पहले से होगा और वहीं पे उनका डेथ हो गया था। कोई मामला नहीं बना था। अभी तो 3 लोग का डेथ हुआ। अभी बरसात, कैसा बरसात, भयंकर बरसात। अब तो आपने जैसे कहा कि बेसमेंट में क्लास चल रहा था और इतने लोग मर गए। आपको मालूम है 2005 में मुंबई में बाढ़ आया था, 5 या 4 मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, तब हम वही कॉलेज में पढ़ते थे। तो मुंबई में सबवे है बहुत सारा, रोड के नीचे से वो रोड पार होता है। अब उसमें कभी कभी जाम लग जाता है, और जब बरसात हुई तो बहुत भयंकर एकदम से पानी आ गया था, और कई उसमें जो सबवे था उस सबवे में गाड़ियां फंसी रह गई थी और लोग मर गए थे, और संख्या कोई 10-20 नहीं था, 50-100 था। अब इसमें क्या बोलेंगे, क्या सबवे बनाने का जिसने भी ठेका दिया होगा, जिसने भी सरकार बनाया होगा, वो सबवे ऐसा कैसे डिजाइन किया कि उसमें पानी भर सकता है? पर वहां तो कोई किसको कंप्लेन करें, कुछ नहीं करेंगे। हाँ, घटने तो घटना है। बाढ़ कल ही हाँ, वायनाड में हुआ अचानक ये से, तो घटना है। स्वाहा अब हो गई। बद्रीनाथ में पूरा बादल फट गया यहाँ, या पटना में ही देखे थे कैसा पानी भर अच्छा गया। सर, एक चीज हम मतलब अभी पटना में जो कोचिंग संस्थान जो है आपका भले ही है, अच्छे इलाका में है, डकबांगला चौराहा बहुत थर्ड प्लेस पटना का है, लेकिन पटना में कोचिंग संस्थान भिखना पहाड़ी और जो एरिया है वो सरकार के नज़र से, अगर सरकार अगर कार्रवाई करना चाहती है तो उस इलाके में देखिए बहुत कंजस्टेड इलाका है, और एक एक बच्चे सब लोग रह रहे हैं जो छोटे छोटे कमरे में, तो वहां से निकलने एग्जिट पॉइंट भी नहीं है। तो कोचिंग की तो बात बाद की बात है, लेकिन जहां वो बस रह रहे हैं और जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, पूरा भिखना पहाड़ी का इलाका जो है, पूरा एकदम लगता है भयावह स्थिति देखने से ही लगता है। वो तो गरीबी है ना। गरीबी ऐसा चीज है कि समझिए कि आपको हम क्या बताएं। मेरे एक दोस्त हैं, वो आईआईटी ग्रेजुएट थे, बाद में यूपीएससी करके उन्होंने आईपीएस ऑफिसर बना। वो कहते थे कि जब मैं रहता था अपनी तैयारी के टाइम पे, तो मेरे पास खाने को पैसे थे, चूड़ा फुला के आम और चूड़ा खाते थे। अब बाद में वो आईआईटी कर गए, अमीर बन गए, आईपीएस बन गए, बहुत पावरफुल बने। पर गरीबी समझिए, क्या एक कुपोषण नहीं है? एक देश जिसमें डेमोक्रेसी है, जिसमें कुपोषण के शिकार पे सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें एक आदमी, एक बालक चूड़ा भिगो के आम के साथ खा रहा है। समझ रहे ना? तो हम लोग ऐसे ही जगह पे रहते हैं। बिहार का पर कैपिटा इनकम, भारत का ही पर कैपिटा इनकम इतना कम है कि लोग जैसे तैसे करके जिंदगी जीते हैं। आप अभी रात में ट्रैवल करेंगे ठंड के मौसम में, तो सड़क के किनारे कुड़कुड़ाते लोग, खिड़की वो रेलवे स्टेशन पे आप पीएमसीएच का जाके दुर्दशा देख लीजिए। नहीं तो हादसा हुआ है पीएमसीएच में, डॉक्टर के अभाव में और बेड के अभाव में रोज 500 लोग पेशेंट वहां पे ऐसे पड़े हुए रहते हैं। 10-20 का तो डेथ हो जाता है। डेथ के बाद भी कोई उनको एक्सेप्ट करने को स्वीकार नहीं, तो उनको गंगा नदी में फेंक देते हैं। इन लोगों का डेथ एक्सीडेंट होता है। जो 10 साल पहले कुछ ऐसे नाव दुर्घटना एक हुआ था गंगा नदी में। पोस्टमार्टम के टाइम पे सोने का चेन तक लोगों ने छीन लिया, घड़ी उतार लिया। कौन? पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी थे। ऐसा तो प्रदेश में हम लोग रहते हैं, तो इसमें एक दुर्घटना, और कैसे भी करके लोग अपनी जिंदगी को बढ़ा रहे हैं गरीबी से। हम ही जैसे आईआईटी से पढ़े हुए हैं, पर हमारा बचपन देखेंगे तो कैसा बीता है। वो साइकिल पे, वो भी कैंची वाला साइकिल चला के, कैंची वाला है ना, बीच में घुस के चलते हैं चढ़ते हैं, उसमें पीछे एक दो छोटा बच्चा भी बैठा रहता है, या एक ही साइकिल पे 3-3 आदमी। वो बोलेगा कि कितना अनसेफ है लाइफ, हेलमेट भी नहीं लगाया, एक ही साइकिल पे 3 आदमी बैठ गया। अब क्या करेगा? वो तो गरीबी है, गरीब प्रदेश है। पर इसमें अब तानाशाही है। प्रदेश गरीब है पर सरकार गरीब नहीं है, सरकार के कर्मचारी गरीब नहीं है, वो पावरफुल है। तो अभी क्या हुआ है कि ये सारा तंत्र तो बनाया गया था लोगों का वो सुरक्षा प्रदान करने के लिए, लोगों को अच्छा करने के लिए। पर अभी क्या हो गया है कि जो सेवक हैं वो राजा बन गए हैं, और जो जनता है वो फकीर बन गया है। तो इस टाइप का सिचुएशन में होने से सारा भिखना पहाड़ी बोले आप, या किसी भी इलाके में जाइए ना, मुसल्लमपुर हाट है, जितने हैं, सब बैठने तक का जगह नहीं क्लासरूम के अंदर। बोर्ड वो छोड़िए ना, ये तो प्राइवेट संस्थाएं हैं। सरकारी स्कूलों में, अभी बिहार के भी स्कूलों में आप घूम लीजिए, पूरा स्कूल बना हुआ है और ब्लैक बोर्ड ही नहीं। वो ये इस पे
दीवाल पे काला रंग से पेंट करके उस पे लिखते हैं, क्या लिखते होंगे टीचर उस पे? तो ऐसा तंत्र है, क्या करेंगे? चलते चलते क्या कहेंगे, घटना के बाद आप लोग कितने सतर्क हैं, खासकर बिहार के कोचिंग संस्थान? सतर्कता तो देखिए, अब घटना घट जाने पे या फिर असली मुद्दा गरीबी है। असली मुद्दा गरीबी, कोई टीचर गड़बड़ नहीं है। टीचर का थोड़े उसका कोई इंटेंशन था कि ऐसा घटना घट जाए। उसको तो जगह नहीं मिला होगा तब ना बेसमेंट में वो क्लास चला रहा होगा। अब फाइनेंशियल जो उसका स्थिति है, उससे वो पूरा बिल्डिंग बना तो नहीं सकता। सब तो रेंटेड प्लेस पे चलाते हैं। सरकार उनको कुछ थोड़ा देती, मतलब कि भाई हम सरकारी स्कूल तो बनाते हैं, हम सरकारी कॉलेज बनाते हैं, हम अब पूरा देश में एजुकेशन सिस्टम खराब होने की वजह से तो कोचिंग चलता है। कोचिंग चलने का मुख्य कारण क्या है कि जो उनके अपॉइंटेड टीचर्स हैं, 4 लाख तो बिहार में टीचर्स हैं ना, फिर भी लोग प्राइवेट स्कूलों में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके टीचर्स पढ़ा नहीं रहे होंगे या उनकी गुणवत्ता खराब होगी। साइंस कॉलेज के प्रोफेसर, बीएन कॉलेज के प्रोफेसर वो काम नहीं कर रहे होंगे, इसलिए बच्चे कोचिंग पढ़ रहे हैं। तो अब कोचिंग जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि हम जब लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं अगर सरकारी स्कूल के, कॉलेज के और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो हम एक कोचिंग वालों को भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। रेंट ले लेते हैं उनसे, एक बढ़िया इलाका घोषित कर देते कि ये एक 100 एकड़ का, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है ना, SEZ, वैसे वो एजुकेशनल जोन बना देते कि भाई पटना से अब तो सब रिंग रोड बन चुका है, बढ़िया कनेक्टिविटी है, 100 एकड़ 200 एकड़ का कहीं लैंड लेते, या दिल्ली में ही बहुत सारे एरिया है जहाँ पे एक बड़ा सा एरिया को लोग घोषित कर देते कि ये एजुकेशनल जोन है, सारे कोचिंग वालों को क्लासरूम में अलॉट कर देते, कितना बढ़िया से पढ़ाई होता। अभी आप चले जाइए NIT में, IIT में, किसी भी कॉलेज में चले जाइए, एक से एक क्लासरूम बना हुआ है, वहाँ पे कोई असुविधा नहीं है, चारों बढ़िया एग्जिट है, गवर्नमेंट का 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा क्लासरूम उन्होंने बनाया है। पर कोचिंग चूंकि खुद से इवॉल्व हुआ चीज है, तो लोग जोड़ तोड़ के स्क्रैप फॉर्म से अपना कोचिंग इस्टेब्लिश किए हैं, इसलिए समस्या है और आगे भी रहेगा। सरकार इसको रोक नहीं पाएगी। अगर उसको रोकना है तो अपने स्कूली शिक्षा में उनको राइट फैकल्टी और टीचर चुनने का उनको पहले तो पद्धति बनाना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम पता है कहाँ है? मैं एक बात बोलता हूं सबको कि समाज में जो बहुत बुद्धिमान लोग थे, जो बहुत तेज तर्रार लोग थे, वो पढ़ाई लिखाई करके उड़ गए अपने समाज से। वो इकट्ठा हो गए बॉम्बे, दिल्ली और अमेरिका। समाज में जो बचे लोग हैं, उनमें जो सबसे नटखट बालक था, उनमें जो सबसे उदंड बालक था, जो स्कूल में रोज लड़ाई करता था, उन्हीं लोगों के हाथ में नेतृत्व है। आप किसी भी इलाके का विधायक, MP, उसका पता कीजिए कि क्या बैकग्राउंड है। ये खाली बिहार में नहीं है, पूरे भारत में भी सभी नेताओं के यही हाल है। या तो फैमिली ट्री वाले हैं और नहीं तो वो कोई न कोई तरीके का काला धंधा करते हैं। कोई बालू बेचता है, कोई ठेकेदारी करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है, कोई कुछ करता है। ऐसे करके उनके हाथों में वो फंड है। कौन सा फंड? जो जनता जमा करती है टैक्स के रूप में। टैक्स तो एक फॉल्स चीज है, जनता जमा करती है। कैसे भी करके आप टैक्स दें ना दें, आपसे आपसे सरकार 30% वसूली लेगी। आप मोबाइल फोन खरीदेंगे, GST जोड़ा हुआ रहेगा। तेल खरीदेंगे, साबुन खरीदेंगे, टैक्स जोड़ा हुआ रहेगा। आप सामान खरीद रहे हैं, 100 रुपए का सामान मिलेगा 70 रुपए का, 30 रुपए आपसे सरकार ले ही लेगी। एक गरीब आदमी 10,000 महीने कमाते हैं, वो भी 3,000 महीने सरकार को कंट्रीब्यूट करता है। अब ये सब पैसों के जो मैनेजर हैं, वो हैं एकदम बेवकूफ। लेकिन यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है जो उनको साबित कर सके कि बेवकूफ है। अब नहीं होगा, मान लीजिए कि आप बीमार पड़े और हम किसी को भेज दिए कि ये डॉक्टर साहब है, अपना उसका डॉक्टर का वेशभूषा बना दे। कैसे नेता लोग कुर्ता पैजामा पहन लिए तो नेता बन जाते हैं बेसिकली। तो डॉक्टर के वेश में हो गया। अब तुरंत पता चल जाएगा ना, अगर मरीज का इलाज नहीं हो रहा है ठीक से, तो लोग उसको तुरंत हटा देंगे कि ये बेकार है। और पॉलिटिशियन में ऐसा नहीं करते। पॉलिटिशियन आपने चुना और चुनने के बाद वो काम अगर नहीं कर पा रहा है, वो फंड नहीं समझ पा रहा है, बजट नहीं समझ पा रहा है, डिसीजन नहीं समझ पा रहा है, फिर भी उसको आप हटा नहीं सकते। ये मेन प्रॉब्लम है। तो अंधी नगरी चौपट राजा, अब जिसको जो मनाए सो करे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऐसा सिचुएशन में क्या बोला जा सकता है? सभी लोग जो थोड़े समझदार होंगे इन सब बातों को समझ रहे होंगे कि हादसा था। अगर उनको उस हादसा को दोबारा रिपीट होने से रोकना है तो कुछ कदम उठाएं, सपोर्टिव, ना कि सप्रेसिव। अभी वो सप्रेस करते, डंडा चला रहे हैं बेसिकली। सभी कोचिंग में घूम जाएंगे, बोलेंगे तुम्हारा कोचिंग बंद करो, तुम्हारा कोचिंग बंद करो। तो बंद करना कोई उपाय थोड़े ही है।
हम तुम्हारे कोचिंग के लिए सहायता करते हैं, तुमको अच्छा क्लासरूम बनवा देते हैं, ऐसा नहीं करते। तो ये सब थोड़ा तानाशाही एक, गरीबी दो, और राइट पर्सन को राइट प्लेस पे अपॉर्चुनिटी ना मिलना तीन, ये सब कुल मिला के एक मेसअप हो गया है। और सिचुएशन ऐसा बन चुका है कि सब लोग राम भरोसे, वी आर लिविंग इन ए वाइल्ड कंट्री, जहाँ पे कोई विदेश के किसी आदमी को भारत की ट्रैफिक व्यवस्था को बोलेंगे तो बोले कैसे तुम वहां बच गए बिना धक्का लगे। ऐसा सिचुएशन है, वो माथा पीट लेता है कि भारत में लोग कैसे जिंदा है। बचपन में हम लोगों ने देखा था, हम ही हो आप ही हो कोई भी, हम लोगों का जन्म गांव में ही कोई लेडी करवा देती है, उस गांव में जो होती थी, कोई डॉक्टर नहीं, डॉक्टर माथा पीट लेगा कि कैसे पैदा हो गया है बच्चा। कई लोग तो खेत में काम करते समय ही बच्चा पैदा हो जाता है और बच्चा लेके घर आ जाते हैं। तो हम ऐसे कंट्री में रहते हैं, सेल्फ सर्वाइवल जोन है, और सेल्फ सर्वाइवल जोन में अब नियम जिनको बनाना है बनाए, वो सहायता नहीं करके सप्रेस कर रहे हैं। अब हाथ में पावर है, कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा ये ओपिनियन है इस कोचिंग के बारे में, या फिर जो हादसा हुआ, और हादसा आज न कल और भी होगा। कहाँ नहीं हादसा होता है, ट्रेन एक्सीडेंट हो जा रहा है तो क्या कर सकते हैं, बस एक्सीडेंट हो जा रहा है क्या कर सकते, क्या सेफ्टी पैरामीटर खोया होगा तभी ना ट्रेन एक्सीडेंट हुआ होगा। तो बहुत सारी बातें हैं, पर कमजोर और मजबूत की लड़ाई है। जो मजबूत है वो किसी को सप्रेस कर सकता है, और जो कमजोर है उसको झुकना पड़ेगा। यहाँ पे आप 10 न्यूटन के फोर्स में हो और हम 8 न्यूटन के फोर्स में हैं, और हम ईमानदार हैं और बेईमान हैं, तो 10 न्यूटन का फोर्स जीतेगा। तो समर्थ क्या कहूँ, कछु दोष न गोसाई, वो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कहाँ लिखा हुआ, पर मैंने सुना है। तो इस तरीके की बात है, मेरा ये ओपिनियन है शायद। सचमुच इन्होंने बहुत सारी बातें कह दी, और जो हकीकत है और सामने जो या हकीकत कहने का मतलब ज़मीनी हकीकत इन्होंने बताई, लेकिन बच्चों के अंदर और उनके पिता और माता पिता का जो जिस तरीके से उम्मीद रहता है, और बच्चों का जुनून जो है मजबूर कर देता है कि लाख मुसीबतों को झेलते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर कोचिंग संस्थान को आज सरकार जांच पर रख रही है, तो क्या उस कोचिंग संस्थान को बंद करने के बाद क्या हालत होगी? बच्चे आखिर कहाँ जाएंगे, उन पढ़ेंगे तो कहाँ? तो सचमुच बात यहाँ पे आकर रुकती है कि जिस तरीके से सरकार व्यवस्थाएं बनाती है, तो वो कोचिंग संस्थान को भी सपोर्ट करे, और एक ऐसा प्लेस वो दे जहाँ के कोचिंग संस्थान बेफिक्र होकर चलाएं, और वहाँ सभी जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसे सुसज्जित किया जाए, ताकि ऐसी कोई घटना न हो। हम किसी और टॉपिक पे फिर चर्चा करेंगे, तब तक मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।